Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Here is Rahil Ahmed and a very warm welcome to all of you. Students, I hope you all are doing well. As you know that we are discussing about hydroxide of third period element. लास्ट फ्यू लेक्चर्स के अंदर हमने हाइड्रोक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम तक बात की. आज के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे हाइड्रोक्साइड ऑफ सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन. इन चार एलिमेंट्स के हाइड्रोक्साइड पे बात करेंगे. ठीक है. अब आपको ये बात पहले से क्लियर होनी चाहिए कि जो हाइड्रोक्साइड ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इनको हमने सेपरेटली वन बाय वन डिटेल में डिस्कस किया. उनमें से जो सोडियम एंड मैग्नीशियम है, इन दोनों के हाइड्रोक्साइड बेसिक हैं. एल्यूमिनियम के हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक हैं. और इनको याद रख लें कि इनके हाइड्रोक्साइड्स क्या होंगे, एसिडिक होंगे. सिंपली ये आपका क्वेश्चन कहीं पे भी आ सकता है, तो आपको स्ट्रेट अवे ये बात याद होनी चाहिए, इनके जो हाइड्रोक्साइड्स हैं दीज ऑल आर एसिडिक. बस इतनी सी बात याद रख लें. अब हम वन बाय वन इन सारों को देखते हैं. ये जो पहला है सिलिकॉन, इसके हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है SiOH4. ठीक है, सिलिकॉन टेट्रा हाइड्रोक्साइड. अब इसका अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो यूँ लिखेंगे हम इसको, सिलिकॉन, इसके साथ 4 OH ग्रुप अटैच हैं. ये सिंपल सी बात, इसको मैं यूं शो कर देता हूं. ठीक है. दूसरे नंबर पे जो हाइड्रोक्साइड है फास्फोरस. ठीक है, इसका फास्फोरिक एसिड, हमने पहले भी इसकी बात की थी, H3PO4. ठीक है, इसका फॉर्मूला अगर आप लिखेंगे तो क्या बनेगा, यूं, ये फास्फोरिक एसिड. ठीक है. और तीसरे नंबर पे सल्फर, इसका जो हाइड्रोक्साइड है दैट इज H2SO4. ठीक है, उसको देख लेते हैं, ये, और उसका फॉर्मूला ये बनेगा. और चौथे नंबर पर जो क्लोरीन है, पर क्लोरिक एसिड, HClO4. इसका भी देख लेते हैं, क्लोरीन है. ठीक है, इसके इस तरफ एक ऑक्सीजन डबली बॉन्डेड, यहाँ पर एक ऑक्सीजन, इस तरफ एक ऑक्सीजन, और यहाँ पे हाइड्रोक्सिल. अब इन सारों के अंदर आप देखें तो पहली बात जो आपने ध्यान में रखनी है, ये सारा हाइड्रोक्साइड है. देखो, इसमें भी OH है, इसमें भी OH है, इसमें भी OH, इसमें भी OH. शुरू के अंदर हाइड्रोक्साइड को डिफाइन करते हुए मैंने आपको ये बात बताई थी कि हाइड्रोक्साइड वो कंपाउंड्स हैं जहां पर OH आयन मौजूद हो या OH ग्रुप को वैलेंटली अटैच्ड हो किसी दूसरे ग्रुप के साथ. तो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये जितने भी एलिमेंट्स के हाइड्रोक्साइड हैं, यानी सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, इन सारों के हाइड्रोक्साइड में OH ग्रुप कोवैलेंटली अटैच्ड है. इस कोवैलेंटली अटैच्ड होने की वजह से ये जितने भी हाइड्रोक्साइड इनके बनते हैं, दीज ऑल आर एसिडिक. ये एक इंपॉर्टेंट चीज याद रख लेनी है. अब दूसरी और इंपॉर्टेंट बात, इनके अगर हम एसिडिटी स्ट्रेंथ देखें, कि अगर आप देखें सिलिकॉन टेट्रा हाइड्रोक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इनके अगर हम ये कंपेयर करना पड़े इनमें से कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन वीक एसिड है, तो इसके लिए आपने ये देखना है, बात को क्लियर करना आपने. सबसे वीक जो एसिड है वो सिलिकॉन टेट्रा हाइड्रोक्साइड है, जिसे सिलिसिक एसिड कहते हैं. दिस इज सिलिसिक एसिड. ठीक है. इसके बाद दूसरे नंबर पर H3PO4 है, फिर H2SO4 है, और फिर HClO4. ये ट्रेंड याद रख लेना. ठीक है. सबसे अगर आपको सिंपली एलिमेंट का सीक्वेंस देखना है तो इसी तरह से भी याद रख लें. सिलिकॉन का जो हाइड्रोक्साइड है वो सबसे वीक, फिर फास्फोरस का, फिर सल्फर का, फिर क्लोरीन का. अब वजह क्या बनती है, वजह को आपने अच्छी तरह से समझना है कि इन हाइड्रोक्साइड के वीक या स्ट्रॉन्ग एसिड होने की वजह क्या. सबसे पहली बात, आपने ब्रांस्टर-लोरी कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है कि अगर आप यहाँ देखिए, इनमें सारों के अंदर OH ग्रुप जो सेंट्रल एटम के साथ अटैच है वो तो कोवैलेंटली अटैच है, लेकिन इस OH ग्रुप में ये जो बॉन्ड है ये तो बॉन्ड ठीक है, लेकिन ये जो बॉन्ड है इसमें ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव बनता जा रहा है. ठीक है. तो इस बॉन्ड के पोलर होने की वजह से इस हाइड्रोजन का H+ की फॉर्म में जाना इजी है. OH ग्रुप नहीं जाएगा इनका, ये OH ग्रुप यहाँ से ब्रेक हो आयनाइज होकर सोल्यूशन में नहीं जाएगा. जब भी हम इनका एक्वस सोल्यूशन बनाएंगे, इसमें ये जो ऑक्सीजन के साथ OH H अटैच है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी,
यहाँ पर भी और यहाँ पर भी इनका ये हाइड्रोजन जाएगा, इट्स मीन दे आर डोनेटिंग प्रोटॉन, ये सारे प्रोटॉन डोनेट करते हैं। अब ब्रांस्टड-लोरी कॉन्सेप्ट के मुताबिक आपने ये बात तो पढ़ी, कोई भी केमिकल जो प्रोटॉन डोनेट करे वो एसिड। अब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड की बात भी हमने की हुई है वहां पर। जो कंपाउंड जितना इजीली प्रोटॉन डोनेट करेगा उतना स्ट्रॉन्ग वो एसिड है। यहां तक बात किसने बताई? ब्रांस्टड-लोरी ने बता दी। अब कोई कंपाउंड क्यों इतना, या किस बात पर डिपेंड करेगा कि वो इजीली प्रोटॉन डोनेट करे? वो इस बात पर डिपेंड करेगा जब उसका प्रोटॉन जाए, पीछे जो एनाइन बनेगा उसकी स्टेबिलिटी के ऊपर। तो हम ये कहते हैं स्टेबिलिटी ऑफ एन एसिड डिपेंड्स ऑन स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन, या स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड डिपेंड्स ऑन स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डोनेशन ऑफ प्रोटॉन। कि जब भी कोई एसिड प्रोटॉन डोनेट करे उसके रिजल्ट में जो कंजुगेट बेस बनेगी उसकी स्टेबिलिटी डिसाइड करेगी कि वो एसिड स्ट्रॉन्ग होना है या वीक होना है। अगर कंजुगेट बेस या जो रिजल्टिंग एनाइन बनता है वो ज्यादा स्टेबल हुआ तो इसका मतलब है उसकी फॉर्मेशन ज्यादा होगी। उसकी फॉर्मेशन ज्यादा होने का मतलब एसिड प्रोटॉन इजीली डोनेट करेगा और वो एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अब वन बाय वन मैं आपको सारों को क्लियर करता हूं कि कैसे होगा, यहाँ पे कौन ज्यादा स्टेबल है और क्यों स्टेबल है। सबसे पहले मैं ये ले लेता हूँ सिलिसिक एसिड। ठीक है, इसको देखिए, अगर ये सॉल्यूशन के अंदर प्रोटॉन डोनेट करता है तो देखिए क्या होगा। लेट्स से ये इसका यहां से ये प्रोटॉन चला गया, ये बन गया एनाइन। अब ये तो चला गया H+। आपने एक बात याद रखनी है, किसी भी चार्ज की जो स्टेबिलिटी है वो डिपेंड करती है उसके चार्ज के डिस्पर्जन के ऊपर। कि जितना कोई चार्ज डिस्पर्स होता रहेगा, फैलता रहेगा, तो उतना वो कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होगा, और जितना चार्ज एक जगह पर कंसंट्रेटेड रहेगा उतना वो कंपाउंड अनस्टेबल होगा। इसके लिए रेजोनेंस वाला कॉन्सेप्ट आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे, सेम वो यहाँ पे अप्लाई होगा। अब यहाँ देखें अगर हम इसको, तो ये जो चार्ज है ये कहीं पे नहीं जा सकता। ये सिलिकॉन की तरफ जाए तो उसकी तो कैपेसिटी 4 बॉन्ड की है, एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा और कोई चांस नहीं है। इसका मतलब है ये जो चार्ज है ये इसी के ऊपर कंसंट्रेटेड रहेगा, कहीं पे भी नहीं जाएगा। तो इस चार्ज के कंसंट्रेट रहने की वजह से ये जो एनाइन बना ये कम स्टेबल है। अब अगर ये चार्ज इससे किसी दूसरे पे जाता, फिर इस पे आ जाता, ये डीलोकलाइज होता रहता, तो ये एनाइन स्टेबल होता और फिर एसिड से प्रोटॉन डोनेट होना इजी होता। इसका मतलब है ये अनस्टेबल है, इसकी फॉर्मेशन कम होगी, इसलिए हम ये कहते हैं कि ये प्रोटॉन इजीली डोनेट नहीं करेगा। वंस अगेन इस बात को मैं रिपीट कर देता हूँ, एसिड की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है उसके प्रोटॉन डोनेट करने पर। कोई कंपाउंड जितना रेडीली प्रोटॉन डोनेट करेगा उतना स्ट्रांग वो एसिड है। अब वो क्यों रेडीली प्रोटॉन डोनेट करेगा, वो डिपेंड करेगा उसके रिजल्ट में जो एनाइन बनेगा प्रोटॉन डोनेट होने के बाद, जो एनाइन बनेगा उसकी स्टेबिलिटी के ऊपर। और एनाइन की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है कि उसके चार्ज की डिस्पर्जन के ऊपर। जितना चार्ज डिस्पर्स होगा, डीलोकलाइज्ड होगा, जितनी उसमें रेजोनेंस आएगी उतना वो ज़्यादा स्टेबल। ये पहला। दूसरे नंबर पर फास्फोरस का मैंने आपको बता दिया था, H3PO4 है। ठीक है, अगर आप इसको देखते हैं, ये देखिए ये भी एक हाइड्रोक्साइड है। अब अगर इसका एक प्रोटॉन जाता है, सिंपली यहाँ से लेट्स से हम ये कहते हैं कि प्रोटॉन चला गया। ठीक है, ये देखिए अब इधर से ये माइनस बन गया और इसका H चला गया। ठीक है, मैं यहाँ पे इस H+ को नहीं लिखता, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखें, जब ये एनाइन बना, इस एनाइन का ये जो चार्ज ऑक्सीजन पे, ये परमानेंट ऑक्सीजन पे नहीं रहेगा। अगर ये क्या करे, इस चार्ज को इधर डोनेट करे, ये चार्ज यहाँ चला जाए, तो अब देखो ये चार्ज किधर गया, इस ऑक्सीजन पे पहुंचाया। ये देखिए, अब देखो चार्ज जहां पे कंसंट्रेट नहीं हुआ, यहां से उधर चला गया, उधर से उधर, फिर ये वापस करे, फिर इधर, तो ये चार्ज डीलोकलाइज होता रहता है। इसका मतलब है इसके कंपैरिजन में ये कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है, इसकी फॉर्मेशन इसके कंपैरिजन में आसान होगी, इसका प्रोटॉन देना इसके मुकाबले में इजी है।
इसलिए इसके कंपैरिजन में ये ज़्यादा एसिडिक होगा। अब ये चार्ज की स्टेबिलिटी बाजू का स्टूडेंट को समझ नहीं आती, मैं इसको यूँ समझाता हूँ। देखिए बाजू का होता है ना, आपके हाथ पे कोई गर्म चीज़ रखती जाए, तो अगर वो चीज़ आपके हाथ पर रखी रखे तो आपका हाथ जलेगा, लेकिन अगर आप उसको यूं ऊपर नीचे उछालते रहें, ये इससे इधर इधर आया, इधर से इधर, ऐसे ऐसे किया आपने, तो क्या होगा, थोड़ी सी देर इधर रुका आप, थोड़ा सा आपका हाथ में जलन आई, आपने उसको उछाल दिया, इधर आ गया, थोड़ा सा इधर इफेक्ट हुआ, इधर से आपने इधर भेज दिया। तो ऐसे ऐसे करते रहे तो वो चार्ज इतना या वो जो हार्ड चीज़ है, गर्म चीज़ आपने हाथ पर रखी हुई है, वो इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगी। लेकिन अगर वो एक ही जगह पर आप रखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट काज करेगी। इसकी बात मैं यूँ समझाता हूँ आपको कि अगर आपके हाथ में कोई गर्म चीज़ रखती जाए तो क्या होगा कि उसको अगर आप रखेंगे तो आपके हाथ में जलन होगी, आपका हाथ जलेगा। लेकिन आप क्या करें, उसको उछाल के साथ पे फेंक दें, इस हाथ से आप फिर इस तरह ऊपर नीचे करते रहें। बाज़ वक़्त कोई गर्म चीज़ हमें दे दी जाती है तो हम उसको कम करने के लिए, हीट को कम करने के लिए ऊपर नीचे करते रहते हैं। तो सेम केस यहाँ पर है कि चार्ज एक जगह पर नहीं है, उधर उधर इधर उधर, इसकी वजह से हम ये कहते हैं इस कंपाउंड में स्टेबिलिटी आती जा रही है। सेम केस यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। अब अगर हम आगे देखें, जितना चार्ज ज्यादा दूर जाएगा उतना वो कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होता जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान में रख ली कि जितनी स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगी, जितना चार्ज वो दूर दूर जाता जा रहा है, इसका मतलब है वो कंपाउंड उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तीसरे नंबर पे सल्फ्यूरिक एसिड, इसको देखिए, ये अगर ये प्रोटॉन डोनेट करे क्या बनेगा, इसका ये वाला ऐसे ही, लेट से यहाँ से एक प्रोटॉन चला गया, ये माइनस बन गया। अब देखिए इसका क्या होता है, ये प्रोटॉन यहाँ जाए, इसको इधर भेज देते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, ये माइनस, ये उसी तरह से ये डबल। अब फिर हम कहते हैं ये इधर आए, ये इधर चला जाए, क्या होगा, ये डबल बॉन्ड, ये उसका हाइड्रोक्सिल, ये OH और यहाँ चार्ज। अब देखिए चार्ज 3 एटम्स पे जा रहा है, पहले यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया, तो इसका मतलब है इसमें ये जो एनाइन बना, ये जो एनाइन बना, ये ज़्यादा स्टेबल है। इट्स मीन ये जो एसिड है ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तीसरे नंबर, चौथे नंबर पे परक्लोरिक एसिड HClO4 क्या था, उसमें आपने देखा ये सिचुएशन। अब अगर हम देखें तो क्या होता है, लेट्स से ये प्रोटॉन डोनेट करता है, देखिए यूं, यहाँ से ये चला जाए। अब आप देखो, आपको क्लियर हो गया होगा, पहले अगर हम इसे इधर इधर भेजते हैं तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, ये चार्ज यहाँ पे चला गया, ठीक है, ये स्टेबल हो गया। अब अगर ये इधर भेजता है, ये इधर चला जाए, क्या होगा, ये डबल बॉन्ड, चार्ज यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब अगर ये इसको इधर डिलोकलाइज करता है तो यहाँ से ये चार्ज इधर आ जाएगा, तो आपके पास क्या बनेगा, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड और चार्ज यहाँ पे। तो इन दिस केस जो नेगेटिव चार्ज है वो 3 ऑक्सीजन के ऊपर, 4 ऑक्सीजन एटम्स के ऊपर डीलोकलाइज हो रहा है। यहाँ पे क्या था, 3 ऑक्सीजन एटम्स के ऊपर डीलोकलाइज हो रहा है। फास्फोरिक एसिड में 2 ऑक्सीजन एटम के ऊपर, और सिलिसिक एसिड के अंदर कहीं अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ सॉरी फॉर दैट। तो मैं आपको ये बता रहा था कि एसिड की स्ट्रेंथ डिपेंड करेगी डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज, कि जो एनाइन का चार्ज है जितना ज़्यादा डीलोकलाइज होगा वो कंपाउंड उतना ज़्यादा स्टेबल। इट्स मीन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक क्लोरीन का एसिड होगा, फिर सल्फर का, फिर फास्फोरस का, फिर सिलिकॉन का। सबसे वीक जो होगा वो सिलिसिक एसिड या सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड, और सबसे स्ट्रॉन्ग जो एसिड होगा वो परक्लोरिक एसिड HClO4। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपने ध्यान में रखनी है इन हाइड्रोक्साइड से रिलेटेड। ओवरऑल ये सारे एसिडिक हैं, सबसे स्ट्रॉन्ग परक्लोरिक एसिड, सबसे वीक सिलिसिक एसिड। फ़र्क क्या, एनाइन की स्टेबिलिटी, और एनाइन की स्टेबिलिटी किस बात पर डिपेंड करती है, डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज के ऊपर। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन रिगार्डिंग दिस टॉपिक, you can mention it in comment box. We will see you in another lecture. Till then, thank you very much.